डियर स्टूडेंट्स, अपने साइकिल की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो इससे पहले अपने केनाल सिस्टम और उसकी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसके बारे में चर्चा की। इसके आगे अपने इसका जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है और स्केलेटन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने इसका जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में अपने को पता है कि स्पंज में उत्तकों का निर्माण नहीं होता है, टिश्यूज़ का निर्माण नहीं होता है। कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के कार्य को संपादित करने के लिए डिफ्रेंशिएट हो जाती है, विभेदित हो जाती है। इस प्रकार स्पंजों में कोशिकीय संरचनात्मक संगठन स्तर पाया जाता है, यानी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है इनके अंदर। अच्छा, स्पंजों की जो बॉडी वॉल है वो डिप्लोब्लास्टिक होती है। दो स्तरों में इसके अंदर दो स्तर पाए जाते हैं। तो बाहर की ओर इसका पिनिकोड्रम लेयर और भीतर की तरफ कोइनोड्रम लेयर पाया जाता है। दोनों स्तरों के बीच में जो पिनिकोड्रम और कोइनोड्रम है, उन दोनों स्तरों के बीच में जिलेटिनस मटेरियल पाया जाता है, जो जिलेटिनस पदार्थ के रूप में होता है, जिसे अपने मेसेंकाइम कहते हैं। और मेसेंकाइम में अनेक प्रकार के स्पिक्यूल्स और सेल्स पाई जाती है। तो इस तरह से ये जो बॉडी वॉल है डिप्लोब्लास्टिक और इसके अंदर रहते हैं। तो सबसे पहले अपने इसके जो पिनिकोड्रम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो स्पंज है या जो साइकिन के पर्टिकुलर अपन साइकिन के बारे में चर्चा करते हैं, तो उसकी बाहरी परत अपनी और साइकिन में पिनिकोड्रम को दो श्रेणियों में या दो भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में इसको पढ़ते हैं। बाहर की तरफ इसके अंदर क्या होता है, एक्सो पिनिकोड्रम, जो बॉडी के जो इसका अंदर का लेयर है, इनकरेंट कैनाल या जो स्पंजोसील कैविटी है, तो उसके अंदर जो पाई जाती है वो कौन सी होती है, एंडोपिनिक। तो जो एक्सोपिनिकोड्रम है, ये जो लेयर है वो ओस्टिया और ओस्कुलम को छोड़कर पूरी की पूरी जो संपूर्ण इसकी बॉडी है उसकी बाहरी सतह पर पाई जाती है, एक्सोपिनिकोड्रम। और एंडोपिनिकोड्रम में यह है इनकरेंट कैनाल और स्पंजोसील जो कैविटी है उनको लेयर्ड करती है, उनके अंदर पाई जाती है। अच्छा, पिनिकोड्रम में पाई जाने वाली जो सेल्स होती है उन्हें अपने क्या पिनिकोसाइट सेल्स कहते हैं। और ये इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे ये पहला के अंदर ये इसका डायग्राम है, तो ये सेल्स है वो क्या है, पतली चपटी या बहुभुजीय है। और प्रत्येक पिनिकोसाइट का जो मध्य भाग है वो चौड़ा और मोटा होता है, वह इस भाग में न्यूक्लियस पाया जाता है। ये कोशिकाएं कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, संकुचनशील होती है। अच्छा, इसकी जो पिनिकोड्रम सेल्स हैं या जो इसकी पिनिकोसाइट सेल्स है वो क्या दो सेल्स के रूप में रूपांतरित होती है। एक तो होती है पोरोसाइट और दूसरी मायोसाइट्स। तो इसके अंदर जो पोरोसाइट और मायोसाइट, तो जो पोरोसाइट सेल्स, पोरोसाइट की चर्चा करें अपने, तो ये इनकरेंट कैनाल के जो अंदर का लेयर है, जो इनकरेंट कैनाल का लेयर है उसमें पाई जाने वाली पिनिकोसाइट सेल्स रूपांतरित हो, यही जो सेल्स है वो रूपांतरित होकर पोरोसाइट्स का निर्माण करती है। और इन कोशिकाओं के मध्य से होकर जो इसकी इंट्रासेल्युलर कैनाल है वो गुजरती है। तो ये इसकी जो इनकरेंट कैनाल को रेडियल कैनाल से जोड़ती है और इसे अपने प्रोसोपाइल कहते हैं। अच्छा, इसकी सहायता से इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल है वो आपस में मिलती है। और इन सेल्स के मध्य में अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो केंद्रक है वो क्या है, परिधि की ओर स्थित होता है। जैसे इसका ये डायग्राम है पोरोसाइट का, तो इसका जो न्यूक्लियस है इसके बीच के अंदर क्या ट्यूब्स है, इसकी जो यही क्या है, इसकी प्रोसोपाइल है। जो एक जो सेल है वो दो जो इंटरनल कैविटी है इनकी, इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल, जिनको आपस में जोड़ती है। तो इसकी स्ट्रक्चर की बात क्या होता है, केंद्र का है वो परिधि की ओर स्थित होता है। अच्छा, जो इसकी अडल्ट अवस्था होती है
वयस्क अवस्था या जो अडल्ट अवस्था है उसमें पोरोसाइट कोशिका है वो क्या रिड्यूस हो जाती है, और रिड्यूस होकर क्या इसके स्थान पर प्रोसोपाइल या प्रोसोपाइल के रूप में रूपांतरित हो जाता है ये बाद में। तो ये इसके पोरोसाइट सेल्स। फिर पोरोसाइट सेल्स के बाद में इसकी जो दूसरी सेल है वो है मायोसाइट सेल्स। और ये जो मायोसाइट सेल्स होती है वो इसकी ओस्टिया और जो ओस्कुलम है, जो बाहर के ओस्टिया ओस्कुलम और जो अंदर का जो स्पंजोसील केविटी है उसके अंदर एपोपाइल्स पाए जाते हैं। तो वो एपोपाइल्स है उनको घेरने वाली जो सेल्स हैं वो सेल्स ही कौन सी है इसकी मायोसाइट सेल्स है, और ल्यूकोसाइट सेल्स का रूपांतरण है। अच्छा, मायोसाइट सेल्स है, जैसे डायग्राम की बात करें तो ये जो डायग्राम है इसका ये है। तो ये उन जो ओस्टिया ओस्कुलम या एपोपाइल्स है उन छिद्रों को घेरे रहती है, और जो मायोसाइट सेल्स है वो पेशियों के समान कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, संकुचनशील होती है, और इसी की सहायता से क्या इन जो छिद्र या जो रंध्र है उनके व्यास को घटाने और बढ़ाने का कार्य करती है। तो ये है इसका बाहरी स्तर पिनेकोडर्म। फिर अपन दूसरी इसकी कोइनोडर्म लेयर है उसकी चर्चा करें तो साइकिल में जो ये लेयर है वो क्या रेडियल केनाल्स में पाता है, केवल रेडियल केनाल, और इसमें एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिसे अपने कोइनोसाइट सेल्स या कोलर सेल्स कहते हैं। और जो कोइनोसाइट या कोइनोसाइट सेल्स कोलर सेल है इसकी उपस्थिति क्या है संघ पोरिफेरा का विशिष्ट लक्षण है, स्पेशल करेक्टर है इसका ये। तो ये देखो ये जो डायग्राम ऊपर अपने ले रखा है ये इसका कोइनोसाइट सेल्स का है। तो इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो कोशिकाएं होती है वो गोल और अंडाकार होती है, और कोशिका का आधार भाग होता है जो नीचे का जो चौड़ा भाग है आधार भाग वो मिजेंकाइम से जुड़ा रहता है, और इसका स्वतंत्र जो फ्लैजिलेटेड पार्ट है वो रेडियल केनाल की ओर पाया जाता है, रेडियल केनाल से है। इन कोशिकाओं के अंदर एक केंद्रक और एक या दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या संकुचनशील धानियाँ पाई जाती है, और काइनेटोसोम या जो इसकी बेसल बॉडी है से ऊपर ये इसका फ्लेजेला और फ्लेजेला के नीचे जो बेसल बॉडी है तो इसके अंदर काइनेटोसोम या बेसल बॉडी से इसका फ्लेजेला ओरिजिनेट होता है, निकलता है, वहाँ से उद्गमित होता है ये। और केंद्र के पास एक इसका पेराबेसल बॉडी पाई जाती है इसके अंदर, और जो पेराबेसल बॉडी और जो इसका बेसल बॉडी है उसके बीच का जो कनेक्शन है उसे अपने क्या राइजोप्लास्ट कहते हैं इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर फूड वेक्यूल्स और जो इसके अंदर संग्रहित खाद्य पदार्थ है वो पाया जाता है। फ्लेजिला के आधार भाग को घेरे हुए इसके अंदर कोलर नामक स्ट्रक्चर है, जैसे ये ऊपर की तरफ जो दिखा रखा है जो फ्लेजिला है उसका बेस है, जो आधार भाग है उसको घेरे हुए जो स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे अपने कोलर कहते हैं। और ये कोलर है माइक्रोविलाई द्वारा निर्मित होता है। तो इस तरह से इसकी ये स्ट्रक्चर है। बाकी अपने कोइनोसाइट जो सेल है उसके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन के अंदर इसके अंदर मुख्य रूप से इसके जो कार्य हैं तो इसके द्वारा खाद्य पदार्थ का अंतःग्रहण या जो इंजेक्शन की क्रिया होती है, तो जो न्यूट्रिशन है जो खाद्य पदार्थ इसी के द्वारा इनटेक किया जाता है इसके अंदर। दूसरा इसकी जो फ्लेजिला है वो क्या जल धारा को बनाए रखने का कार्य करता है, इसके बारे में अपन पहले चर्चा करेंगे। इसके अंदर स्ट्रोक के द्वारा है ना लगातार मूवमेंट होती रहती है जिससे फ्लो पैदा होता है। तो जो फ्लेजिला है वो जो वाटर करंट है उसको बनाए रखने का कार्य करते हैं। तीसरी इसकी स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर के अंदर क्या मेसेंकाइम लेयर है इसका। तो जो पिनेकोड्रम और कोइनोड्रम के बीच में एक जिलेटिनस मटेरियल या जिलेटिनस परत लेयर पाया जाता है जिसे अपने मेसेंकाइम कहते हैं। और ये जो लेयर है वो क्या प्रोटीन के द्वारा निर्मित होता है। ऐसा माना जाता है कि इसका सेक्रेशन है वो कोइनोड्रम सेल्स के द्वारा होता है। ये जो मेसेंकाइम लेयर है उसके अंदर सेल्स और स्पिक्यूल्स पाई जाती है। तो जो मेसेंकाइम है उसके अंदर जो ये लिखी हुई है अपनी विभिन्न प्रकार की अमीबियोसाइट सेल्स पाई जाती है, जिसके अंदर अपन चर्चा करें तो जैसे एक तो इसके अंदर क्या आर्क्योसाइट सेल्स है, फिर दूसरी इसकी कोलेनसाइट सेल्स है,
क्रोमोसाइट सेल्स, थिसोसाइट सेल्स, क्लेरोब्लास्ट, ग्लैंड सेल्स, जर्म सेल्स, ये सेल्स इसके अंदर पाई जाती है। तो सबसे पहले अपने इसकी जो आर्क्योसाइट सेल्स है, जैसे ये डायग्राम है एफ वाला इसका, ये इसकी आर्क्योसाइट सेल्स है। तो जो इसकी आर्क्योसाइट सेल्स है अनडिफ्रेंशिएट होती है, तो अविभेदित भ्रूणीय एम्ब्यूसाइट सेल्स है। अच्छा, इसके अंदर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, इसका ब्लंट सीडोपोडिया पाया जाता है एक इसके अंदर, और इसमें एक बड़ा केंद्रक और उसके अंदर इसकी केंद्रिका या जो न्यूक्लियोलस है वो पाई जाती है। और जो ये आर्क्योसाइट सेल्स है ये पूर्ण शक्ति या टोटिपोटेंट प्रकार की कोशिकाएं होती है, क्योंकि ये जो आर्क्योसाइट सेल्स है अन्य किसी भी प्रकार की कोशिका का निर्माण करने की क्षमता या पूर्ण शक्ति सेल का निर्माण किया जाता है। अच्छा, फंक्शन की बात करें तो आर्क्योसाइट सेल्स के जो कार्य है, अपने को पता है कि ये जो अन्य सभी प्रकार की सेल्स है उनकी निर्माण करने की क्षमता इसके अंदर होती है, उसके अंदर ये सहायक होती है। इसके अलावा जो गोनाड सेल्स है, जिसके गोनाड सेल्स, और ये इसके अलावा जो खाद्य और इसकी जो अवशेषी पदार्थों के जो परिवहन का कार्य है वो भी करती है। न्यूट्रिशन और जो इसका एक्सक्रीशन है उनका भी कार्य करने में क्षमता होती है इनके अंदर। तो ये इसकी है आर्क्योसाइट सेल्स। आर्क्योसाइट सेल्स के अलावा इसके अंदर इसकी दूसरी है अपने कोलेनसाइट सेल्स। ये डायग्राम देखो, इसके अंदर ये इसका कोलेनसाइट सेल्स का है। तो जो कोलेनसाइट सेल तो जो कोलेनसाइट सेल्स हैं उनमें इसके जो ब्रांच्ड सीडोपोडिया पाए जाते हैं, और ये आपस में जुड़कर एक नेट या जो जालक है उसका निर्माण करती है। तो ये इसकी कोलेनसाइट सेल्स हैं। इसके अलावा दूसरी इसकी क्रोमोसाइट सेल। तो ये डायग्राम है इसका, ये इसकी क्रोमोसाइट सेल है। तो क्रोमोसाइट सेल्स है, तो इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर जो अंगुली के समान इसके अंदर सीडोपोडिया पाए जाते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर पिगमेंटेड ग्रेन्यूल्स या जो वर्णक कणिकाएं होती है वो पाई जाती है। इसके अलावा अगली जो सेल है इसकी थिसोसाइट सेल्स। तो थिसोसाइट है, इन कोशिकाओं के अंदर भी वही अंगुली के समान सीडोपोडिया पाए जाते हैं, और इनके कोशिका द्रव के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है। तो ये संग्राही कोशिकाओं की भांति करती है अपनी, तो इनको संग्राही सेल्स भी बोलते हैं। फिर इसके बाद में इसकी स्क्लेरोसाइट सेल्स। तो स्क्लेरोसाइट सेल्स है, ये स्पिक्यूल्स का निर्माण करने वाली अमीबोसाइट सेल्स को ही अपने स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। और स्क्लेरोब्लास्ट होती हैं वो, इनके अंदर 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है कैल्कोब्लास्ट, सिलिकोब्लास्ट और एक स्पंजियोब्लास्ट। तो जो कैल्कोब्लास्ट सेल्स है वो कैल्कोब्लास्ट सेल इस प्रकार की कोशिकाएं या ऐसी कोशिकाएं हैं जो कैल्केरियस कंटिकाओं का निर्माण करती है, और इन्हें इसका मतलब ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट की निर्मित होती है ये। फिर दूसरी इसकी है सिलिकोब्लास्ट। तो सिलिकोब्लास्ट ऐसी कोशिकाएं जो सिलिका युक्त कंटिकाओं का निर्माण करती है, उनको अपने सिलिकोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। और स्पंजियोब्लास्ट ऐसी कोशिकाएं जो स्पंजीन फाइबर या जो स्पंजीन तंतु होते हैं उनका निर्माण करती है, इसलिए इन्हें स्पंजियोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। तो ये इसकी जो स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स है वो, अच्छा, ग्लैंड सेल्स या ग्रंथिल कोशिकाएं होती है, ये इसकी जो बेस का पार्ट होती है जहाँ ये सब किसी भी सबस्ट्रेटम या आधार से चिपकता है तो वहाँ पर पाई जाती है। और इनके अंदर ये जो सेक्रेशन करने वाली अमीबोसाइट सेल्स हैं और ये उसके बेस पर पाई जाती है। तो ये एक चिपचिपा पदार्थ का सेक्रेशन करती है जिसकी सतह पर चिपकने का कार्य करता है। फिर इसकी जो जर्म सेल्स है, तो जर्म सेल्स के अंदर जो आर्क्योसाइट सेल्स होती है वो रूपांतरित होकर जनन कोशिकाओं का निर्माण भी करती है। तो इसके अंदर जो जर्म्स और स्पर्म निर्मित होते हैं। तो इस तरह से ये इसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर जो बॉडी वाल है वो डिप्लोब्लास्टिक है, जिसके अंदर पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म लेयर पाई जाती है, और बीच का जो पार्ट है वो क्या है, मेसेंकाइम है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की जो अमीबोसाइट सेल्स और स्पिक्यूल्स होती है वो पाई जाती है। तो इस तरह का अपने इसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसके बाद में इसकी जो स्केलेटन या जो कंकाल है उसकी चर्चा करें तो जो साइकन है, साइकन के अंदर कैल्केरियस स्पिक्यूल्स द्वारा निर्मित स्केलेटन पाया जाता है।
और ये जो स्पिक्यूल्स होती है वो मेसेंकाइम के अंदर दसी हुई रहती है। ये स्पिक्यूल्स जंतु को सुरक्षा और जो सपोर्ट प्रदान करने का कार्य करती है, जिसके कारण एक निश्चित स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। अच्छा, कैलकेरियस स्पिक्यूल्स का निर्माण कैल्कोब्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा होता है और इसमें दो प्रकार की स्पिक्यूल्स पाई जाती है। तो दो प्रकार की कोशिकाओं जो स्पिक्यूल्स है उनके अंदर मोनोएक्सोन स्पिक्यूल्स और इसकी टेट्राएक्सोन स्पिक्यूल्स। तो सबसे पहले अपने इसकी जो मोनोएक्सोन स्पिक्यूल्स है उसकी चर्चा करें। तो जैसे इसके अंदर ये डायग्राम देखिए सुई के समान है। अच्छा, जैसे रेज बन रहे हैं इसके अंदर तो छड़ के समान है। और तीसरी इसकी कौन सी है, क्राउड। ये इस प्रकार की सुई, रोड और क्राउड, और इनको भी अपने क्या है दो श्रेणियों के अंदर अपने इसको अध्ययन करते हैं। तो इसका एक तो होता है मोनोएक्टिनल मोनोएक्सोन स्पिक्यूल्स और दूसरी इसकी डाइएक्टिनल। अपने मोनोएक्सोन स्पिक्यूल्स की बात कर रहे थे। तो जो मोनोएक्सोन स्पिक्यूल्स है उसको अपने दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसको मोनोएक्टिनल मोनोएक्सोन स्पिक्यूल और इसकी दूसरी है डाइएक्टिनल मोनोएक्सोन स्पिक्यूल्स। तो जो ये मोनोएक्टिनल मोनोएक्सोन स्पिक्यूल्स है ये एक ही जो एक अक्ष है, एक अक्ष की एक दिशा में वृद्धि करती है, तो इसे मोनोएक्टिनल मोनोएक्सोन स्पिक्यूल कहते हैं। और अगर दोनों दिशाओं में वृद्धि करती है तो वो कौन सी हो जाएगी उसकी डाइएक्टिनल मोनो एक्सोनल स्पिक्यूल्स। इसी तरह से इसकी जो दूसरी जो टेट्राएक्सोन स्पिक्यूल है, टेट्राएक्सोन स्पिक्यूल की बात करें तो ये जो टेट्राएक्सोन स्पिक्यूल है वो 4 रेज वाली स्पिक्यूल्स को उसको अपने क्या कहते हैं टेट्राएक्सोनल स्पिक्यूल कहते हैं। और जब चारों रेज उपस्थित होती है तो वो क्या होती है इसकी टेट्रारेडिएट स्पिक्यूल होती है। और जो टेट्रा एक्सोनल स्पिक्यूल होती है उसके अंदर क्या होती है उसकी एक रेज अपेक्षाकृत बड़ी होती है और 3 रेज होती हैं वो समान होती है। और अगर चारों ही रेज एक समान होती है या चारों भुजाएं होती है वो एक समान होती है तो इसे अपने क्या कहते हैं कैल्थ्रोप्स स्पिक्यूल कहते हैं। और जब 4 के स्थान पर 3 रेज ही पाई जाती है या 3 रेज ही उपस्थित होती है उसे अपने क्या कहते हैं ट्राइरेडिएट स्पिक्यूल कहते हैं। तो कभी कभी इसके अंदर क्या होता है एक रेज होती है वो नष्ट हो जाती है, तो ये क्या होती है इसकी टेट्रारेडिएट स्पिक्यूल कहलाती है। रासायनिक दृष्टि से या जो इसकी केमिकल कंपोजिशन की दृष्टि से देखें तो ये क्या कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। इसके अतिरिक्त इसके अंदर मैग्नीशियम, सोडियम, सल्फेट और जो पानी है उसकी मात्रा इसके अंदर पाई जाती है। फिर अपनी इसकी जो डेवलपमेंट ऑफ स्पिक्यूल्स इसकी चर्चा करें तो जैसे ये डायग्राम है इसके अंदर ये इसका डेवलपमेंट है उसके बारे में बताया गया है डायग्राम के अंदर। तो जो साइकन है, साइकन के अंदर क्या है अपने को पता है कैलकेरियस स्पिक्यूल्स पाई जाती है। और इन स्पिक्यूल्स का निम्नानुसार जो स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स है उसकी ओरिजिन किसके द्वारा एक्सोपिनेकोड्रम जो सेल्स होती हैं उनके द्वारा इसकी ओरिजिन होती है। अच्छा, जो इसकी मोनोएक्सोन स्पिक्यूल है उसका निर्माण 2 स्क्लेरोसाइट से व
एक स्क्लेरोब्लास्ट सेल के विभाजन द्वारा निर्मित होती है, उसे अपने क्या थिकर सेल बोलते हैं। और जो भीतर के जो अंदर की कोशिका होती है, जो अंदर की तरफ पाई जाती है, वो क्या है, इसकी फाउंडर सेल होती है। तो इस तरह से इसके जैसे ये डायग्राम दिखा रखा है, इसके अंदर ओरिजिन दिखा रखी है इसकी। तो ये वाली इस साइड की है, तो ये क्या है, इसकी स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स है, वो डिवीजन हो रही है न्यूक्लियस दो में, फिर दो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के द्वारा इसके अंदर क्या होता है, फिर बीच के अंदर जो इसका पार्टिकल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो डेवलप होता है, फिर वो धीरे धीरे इसके अंदर फॉर्मिंग स्पिक्यूल्स का निर्माण करता है। तो इसकी जो बाहर की कोशिका है वो थिकर सेल है, और अंदर की सेल है वो क्या है, फाउंडर सेल है। तो इस तरह से इसके अंदर मोनोएक्सोन स्पिक्यूल का निर्माण होता है, जो कि जो आकृति के आधार पर निडल शेप्ड, रोड शेप्ड और क्रव्ड शेप्ड होती है। तो इसकी स्ट्रक्चर है। दूसरी तरफ अपने जो टेट्रा या ट्राई रेडिएट जो सेल है, स्क्लेरोब्लास्ट सेल, तो उसके अंदर ये 3 सेल्स के अंदर डिवीज़न होता है। फिर उसके अंदर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट करके फॉर्मिंग स्पिक्यूल्स का निर्माण करता है। तो ये ट्राई रेडिएट या टेट्रा रेडिएट स्पिक्यूल्स का निर्माण करती है। तो इस तरह से इसके अंदर जो डेवलपमेंट है स्पिक्यूल्स का वो पाया जाता है। तो इसके अंदर जो अपने साइकन है, साइकन की हैबिटेट और इसकी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर उसके बारे में चर्चा की। थैंक यू।